नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम सीपीसीटी नवंबर 2022 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले मॉक टेस्ट को। अगर आप इस पहले मॉक टेस्ट को खुद से सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एएलयू द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन। तो दोस्तों, सवाल क्या है कि एएलयू द्वारा, तो हम जानते हैं कि एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। तो देखो, यूनरी और बाइनरी तो आंसर हो नहीं सकते। अब क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, शर्त आधारित मतलब कंडीशन बेस्ड। और कंडीशन बेस्ड के बारे में बात की जाए तो यह काम होता है लॉजिक लगाना। जहाँ भी कंडीशंस आ जाएँ तो कंडीशंस के आधार पर निर्णय लेना लॉजिकल ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिक नहीं होता है। वहीं जोड़ना घटाना होता तो आंसर हम क्या लगाते हैं, अर्थमेटिक। लेकिन यहाँ शर्त आधारित बोला हुआ है तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है। इनपुट डिवाइस, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो सवाल क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, कार्यात्मक इकाइयों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में जितनी भी हार्डवेयर होते हैं उन सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का जो काम है वो हमारा करता है सीपीयू। अब सीपीयू के भी अंदर कौन सा हिस्सा, तो सीपीयू के अंदर ये काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जो कि ऑप्शन सी है। इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आमतौर पर किस में सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूज़र सपोर्ट संख्या होती है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सवाल में क्या बोला गया है कि आमतौर पर सबसे कम प्रोसेसिंग पावर, मतलब जो कम शक्तिशाली हैं और जिसमें यूज़र्स की संख्या क्या हो, कम हो। दो चीज़ें बोली गई हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में अगर हम पावर, प्रोसेसिंग पावर के आधार पर देखें तो सबसे शक्तिशाली होते हैं सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर और मिनी के बाद आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। मतलब इस पूरे सीक्वेंस से सबसे कम शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो है हमारे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ था, जिसकी लिंक इस टाइम आपको आई बटन पर दिखाई दे रही होगी, तो आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तब भी अब हमने क्या बोला कि सबसे कम शक्तिशाली कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि यही तो पूछा गया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रैम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दीजिए, असत्य पूछा है। तो चलिए पढ़ते हैं। रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है, मतलब ये सत्य है। अगला, रैम को टर्सरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, और एक नया क्लासिफिकेशन है जहां हम टर्सरी मेमोरी का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगा वो क्या होती है, लेकिन अभी हमें डाउट है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी। बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। रैम रोम से तेज होती है, ये बात सत्य है, और रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ये बात भी सत्य है। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो कौन सा गलत है, और यही तो पूछा हुआ है, तो गलत है हमारा दूसरा। तो रैम को टर्सरी मेमोरी नहीं कहा जाता। तो टर्सरी मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो सीडी, डीवीडी को टर्सरी मेमोरी कहा जाता है। एक नया क्लासिफिकेशन आया हुआ है जहां पर पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी को क्या बोला गया, टर्सरी मेमोरी कहा गया है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, पहली पीढ़ी की भाषा के लिए प्रयुक्त होता था असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और नो ट्रांसलेटर। तो दोस्तों, सवाल क्या है, पहली पीढ़ी की भाषा के लिए। तो पहली पीढ़ी क्या है, पहली पीढ़ी हम सभी जानते हैं मशीनी भाषा होती है, और मशीनी भाषा जो है वो क्या है, 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। वहीं पर हम देखें कि जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या फिर हमारी असेंबली लैंग्वेज हैं, इन्हें हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है और मशीनी भाषा को ट्रांसलेट करना नहीं होता। तो अब जरा सवाल जरा पढ़िए कि पहली पीढ़ी भाषा कौन सी, मशीनी है। मशीनी को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है, कतई नहीं है। तो भाई पहली पीढ़ी के लिए हम इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो ट्रांसलेटर। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कई बार लोगों ने इसको गलत कर देते हैं। चलिए अगला देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर को संचालित करने
और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और फ्रीवेयर। तो दोस्तों पढ़िए क्या बोला हुआ है, कंप्यूटर को संचालित करने, ध्यान दीजिए, संचालित करने और गतिविधियों को नियंत्रित करने और कंट्रोल करने। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को संचालित मतलब ऑपरेट करने और कंट्रोल करने के लिए हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ हमारे ऑप्शन बी में दे रखी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश भाग डैश प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए हैं, पास्कल, सी, जावा और फोर्ट्रॉन। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यूनिक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम है डेनिस रिची। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, हम सभी जानते हैं कि डेनिस रिची के द्वारा ही किसका आविष्कार किया गया, सी भाषा का आविष्कार किया गया। तो यूनिक्स वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी भाषा में लिखा गया। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं केवल सी ही ऐसी है जो किससे संबंधित है, यूनिक्स से संबंधित है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मुझे बताना है कि आखिर जावा की विशेषता क्या है और जावा का आविष्कारक कौन है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ वो आपके काम के होते हैं, तो कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे आप वीडियो के साथ में प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए अगला देखेंगे अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ असत्य फिर से पूछा हुआ है। असत्य मतलब सत्य नहीं, मतलब झूठ है। तो पहला, बूट प्रोसेस का पहला चरण पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बूटिंग प्रक्रिया का जो पहला स्टेप होता है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब पोस्ट। तो ये तो सत्य है। दूसरा, यदि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट असफल हो जाता है तो बूट प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये बात भी सही है, यदि हार्डवेयर की जांच की गई और हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क करने में सक्षम नहीं है तो आपकी बूटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो मतलब दूसरा भी सत्य है। तीसरा, सीडी या ऑक्सिलरी डिवाइसों के प्रयोग से कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि अभी हमें नहीं पता, हम अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, बूटिंग के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेशन का ख्याल रखता है। तो ये बात तो सत्य है। तो पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही। तो बचा क्या, हमारा तीसरा बचा जो कि क्या है, गलत है। हम सभी जानते हैं कि सीडी या फिर ऑक्सिलरी मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ मतलब है पेन ड्राइव से, ये कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। तो आंसर है कंप्यूटर बूट हो सकता है। तो सीडी लगाकर या फिर पेन ड्राइव लगाकर हम कंप्यूटर को बूट करा सकते हैं, इन्होंने बोला नहीं करा सकते, इसलिए यही गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्रेस्ड फाइल नहीं है, f1.7z, f2.rar, f3.zip और f4.pdf। अब क्या बोला हुआ है, कंप्रेस्ड फाइल नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी फाइल है जो क्या सी नहीं है, कंप्रेस्ड नहीं है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कंप्रेस्ड फाइलें का एक्सटेंशन .7z होता है, .rar होता है, .zip होता है, .tar होता है। तो ये सब क्या है, कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन है। .pdf कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा f4.pdf। अब दोस्तों आपको मुझे एक काम करके बताना है कि .rar और .pdf का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो सवाल क्या है, डॉक्यूमेंट को हम कंपोज करना चाहते हैं, क्या करना है, कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट। तो ये चार ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर, फर्मवेयर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस। तो दोस्तों अगर आपने कभी भी MS वर्ड पढ़ना शुरू किया होगा तो वहाँ पर एक टर्म पढ़ाते हैं कि MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के कुछ विशेष गुण होते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं, तो वह प्रोग्राम जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, डॉक्यूमेंट को एडिट करने, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो चलिए वही चीज़ तो बोली गई है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए वर्ड प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, ए वर्ड प्रोसेसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक भागों को कहा जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर। तो दोस्तों सभी पता हुआ है कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक जो भाग हैं ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हार्डवेयर। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह लैंग्वेज जो असेंबलर द्वारा बाइनरी कोड में परिवर्तित की गई हो। तो दोस्तों सवाल क्या है, असेंबलर द्वारा, ध्यान दीजिए, असेंबलर द्वारा बाइनरी कोड में, मतलब असेंबलर के द्वारा किस में कन्वर्ट की गई, 0 और 1 में, मतलब मशीनी भाषा में। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि असेंबलर किसके लिए काम करता है, असेंबलर सिर्फ काम करता है असेंबली भाषा के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सवाल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो देखते हैं, जेनिक्स, OS2, ओपेरा और विंडोज़। तो दोस्तों आप सभी ने ओपेरा का नाम तो पहले भी सुना होगा, और ओपेरा हम सभी जानते हैं कि क्या है, ब्राउज़र है। अगर ये ब्राउज़र है तो OS हो नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, SSD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फिर से क्या पूछा हुआ, असत्य। तो चारों स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और देखेंगे। तो पहले आपका काम क्या है, मुझे SSD का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जिससे आपको क्या रहेगा कि आप एक प्रॉपर इंटरेक्टिव क्लास में हैं, आप क्लास से जुड़े रहेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ ये चीज़ें करने के लिए। तो SSD का अर्थ क्या है, तो SSD का अर्थ होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि SSD का फुल फॉर्म यही है। तो पहला तो सत्य है। दूसरा, SSD HDD से तेज है, तो ये बात भी सत्य है कि SSD हार्ड डिस्क से तेज होती है, तो दूसरा भी सत्य हो गया। तीसरा, SSD HDD से सस्ता होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि SSD महंगा पड़ता है HDD से। वहीं मैं आपको बता देता हूँ कि HDD का लगभग 4 गुना महंगा होता है SSD। तो यही असत्य है और यही हमारा आंसर है। अब चौथा पढ़ भी लेते हैं। तो SSD में कोई गतिमान भाग नहीं होता, तो ये बात सही है, क्योंकि HDD जहाँ मैकेनिकल होती है वहीं SSD मैकेनिकल की जगह इलेक्ट्रिकल होगी। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर बूट प्रोसेस के संबंध में बायोस इसका एक उदाहरण है। मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर और ट्रैकवेयर। तो दोस्तों बायोस का संबंध पूछा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि बायोस को हम कई बार फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्मवेयर, क्योंकि आपने मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के टर्म नहीं सुने होंगे, इसलिए हम ए और बी आंसर नहीं लगा रहे हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगला, निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर और यूज़र सपोर्ट संख्या। तो दोस्तों मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरुआत में एक सीक्वेंस बता दिया था, सबसे तेज कौन होते हैं या सबसे पावरफुल कौन होते हैं, तो आप उसके हिसाब से आंसर समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अब वो सी क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या फ्लैश मेमोरी के बहुत ज़्यादा समान होती है, रोम, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। तो दोस्तों क्या बोला हुआ है, फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी के नज़दीक, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि EEPROM का एक अन्य नाम क्या है, EEPROM का एक अन्य नाम क्या है, फ्लैश मेमोरी भी है। तो सवाल यही तो पूछा गया, फ्लैश मेमोरी कौन नज़दीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि दूसरा नाम जो होगा वही तो ज़्यादा नज़दीक होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। तो अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विंडोज़ फीचर है जो यूज़र को अनुमति देता है कि वो कंप्यूटर को पहले की किसी स्थिति में वापस सेट कर सके। सिस्टम बैकअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, सिस्टम रिस्टोर और डिस्क क्लीनिंग। तो क्या बोला हुआ है, यूज़र को अनुमति देता है कि कंप्यूटर को पहले की स्थिति में वापस सेट कर दे। पहले की स्थिति में वापस मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसी स्थिति पहले थी वहीं पहुंच रहे हो, मतलब रीस्टोर हो रहे हो। क्या हो रहे हो, रीस्टोर। और ये चीज़ हमें कहाँ दिखती है, 4 ऑप्शंस में, तो वो दिखती है सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा रीस्टोर। अब आपका काम क्या है, मुझे ये बताना कि डिस्क क्लीनिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर आपका इसका अर्थ पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलें पहले से अत्यधिक संपीड़ित होती हैं, .doc, .docx, JPEG और TXT। तो क्या बोला हुआ है, पहले से ही काफ़ी अधिक कंप्रेस्ड है। तो दोस्तों अगर आपने लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं तो वहाँ पर ये चीज़ समझाई जाती हैं कि कौन सी क्या होती हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होंगी। तो इसका आंसर होता है JPEG। अगर आपको लॉसलेस और लॉसी के बारे में पता करना है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, तो किसी वीडियो में मैं इसको कवर कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में यदि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 36 पॉइंट हो तो यह लगभग इसके बराबर होता है, 0.5 इंच, 0.75 इंच,
1.25 इंच और 1.5 इंच। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 72.1 इंच के बराबर है, तो 72 के आधे 36, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, आधे इंच के बराबर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक इंसर्ट कराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो दोस्तों पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी हम सभी जानते हैं क्या होती है, कंट्रोल प्लस इंटर, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बी। बाकी डिस्कस करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को डबल रेखांकन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो हम डबल अंडरलाइन कर रहे हैं, तो अल्ट प्लस डी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो डबल रेखांकन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्टमाइज टेक्स्ट जिसे वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के निचले भाग पर डालता है उसे कहा जाता है फुटर, फुटनोट, रनिंग टेक्स्ट और एंड नोट। तो दोस्तों ये बड़ा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, प्रत्येक पेज के निचले भाग पर, क्या बोला हुआ है, प्रत्येक पेज के निचले भाग पर। और प्रत्येक पेज के बारे में अगर डिस्कस किया जा रहा है तो गारंटी उसका आंसर हो जाएगा फुटर। क्या आंसर हो जाएगा, फुटर। अब ढूंढिए फुटर यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन ही फुटर है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फुटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में वर्णों के एक सेट को किसी दूसरे सेट से बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, फाइंड और रिप्लेस, कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, कॉपी और सेव। तो क्या बोला हुआ है, एक सेट को दूसरे सेट से बदलना, तो बदलना मतलब रिप्लेस करना, तो सीधी सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ था जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और उसकी लिंक आपको अभी आई बटन पर शो हो रही होगी। तो इसके हिसाब से आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ लेंगे वीडियो को देखकर, क्योंकि काफ़ी काम का वीडियो है, उससे क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो चलिए आप उस वीडियो को देख लेना और उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, कोबोल, फोर्ट्रॉन, जावा और प्रोलॉग। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो 5वीं पीढ़ी की भाषा मानी जाती है प्रोलॉग। अब आपका सवाल क्या है कि प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारे अगले क्वेश्चन क्या है, 1 बाइट डैश के बराबर होती है 4 बिट, 2 बिट, 4 निबल या 8 बिट। तो 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। वहीं पर अगर क्वेश्चन होता कि 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, तो आंसर हो जाता 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक डेस्कटॉप का हिस्सा है, टास्क बार, मेन्यू बार, क्विक लॉन्च टूल बार और स्टेटस बार। तो यहाँ क्या बोला हुआ, डेस्कटॉप का हिस्सा। तो हम सभी जानते हैं कि टास्क बार डेस्कटॉप का हिस्सा होता है और बाकी सब क्या है, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के विंडो का हिस्सा होंगे, जबकि डेस्कटॉप का हिस्सा केवल कौन है, टास्क बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट को वर्टिकल रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, पोर्ट्रेट, मैक्रो, लैंडस्केप और टेम्पलेट। तो वर्टिकल मतलब क्या है, वर्टिकल का मतलब खड़े में, और खड़े का मतलब हो जाता है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट के अंत में स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है, फुटर, फुटनोट, एंड नोट और हेडर। तो क्वेश्चन जरा पढ़िए। तो क्या बोला हुआ है, डॉक्यूमेंट के अंत में। तो डॉक्यूमेंट के अंत में कौन होता है, तो डॉक्यूमेंट के अंत में मैंने अपने कई बार समझाया हुआ है कि डॉक्यूमेंट के अंत में हमेशा होता है एंड नोट। क्या होता है, एंड नोट होता है, तो जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है, सफारी, गूगल, नेटस्केप नेविगेटर और ओपेरा। और हम सभी जानते हैं गूगल सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक परिणाम को अंडू करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो क्या पूछा हुआ है, अंडू की शॉर्टकट की पूछी है। अंडू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस जेड का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस जेड, ए आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मेल मर्ज हेतु लिफाफे और लेबल बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला हुआ है, मेल मर्ज हेतु लिफाफे और लेबल बनाने के लिए रेफरेंस टैब,
इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब और रिव्यू टैब। तो दोस्तों मेल मर्ज की प्रक्रिया करनी है तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेलिंग टैब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मेलिंग टैब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो चलिए अगला देखते हैं। मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, स्पेसिंग, गटर, अलाइनमेंट और इंडेंटेशन। तो दोस्तों मार्जिन और पैराग्राफ के शुरू के जो बीच का स्थान होता है, मतलब मार्जिन के अलावा जो स्थान है वो होता है इंडेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंडेंटेशन। तो आंसर क्या है, डी। और अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन का आखिरी। तो क्या क्वेश्चन है, पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े आकार का कैपिटल लेटर बनाता है, थिसॉरस, पुल कोट्स, हाइफनेशन और ड्रॉप कैप। तो पैराग्राफ की शुरुआत में क्या हो, एक बड़े आकार का कैपिटल लेटर हो, मतलब सामान्य आकार से बड़ा हो, तो ये फीचर होता है हमारा ड्रॉप कैप। और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपका जो फंडामेंटल वाला पोर्शन है, मतलब क्लासिफिकेशन वाला जो पोर्शन है, और एमएस वर्ड वाला पोर्शन है, इस टेस्ट में कवर हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका कमेंट जरूर दीजिए, जिससे ये रहता है कि आप वीडियो के साथ में जुड़े रहते हैं और आपने जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपको याद बने रहेंगे। पढ़ाई करने के लिए आपको कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ अकेले देखने से आपको लगता है कि आपके दिमाग में जा रहा है, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं सेट होता। इसलिए अगर मैंने सवाल बीच में पूछे हैं तो उनके जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।